मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात और गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने शो जिसका नाम है बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में। मैं हूं संदीप भट्ट। दोस्तों याद है कुछ दिन पहले हमने आपको आर्यभट्ट और P3 जैसे इंडियन स्पेस रिसर्च के माइलस्टोन्स के बारे में बताया था। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं उस देश के स्पेस रिसर्च की कामयाबी के बारे में जिसका इंडिया के स्पेस रिसर्च प्रोग्राम में काफी अहम योगदान रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रशिया की। रशिया में आज ही के दिन 28 मई 1971 को सोवियत यूनियन के सोवियत मार्स प्रोग्राम के अंतर्गत स्पेसक्राफ्ट मार्स 3 को अंतरिक्ष में भेजा गया था। 3, 2, 1। मार्स 3 बिना मनुष्य का स्पेसक्राफ्ट था जिसे मार्स के बारे में खोज करने के लिए भेजा गया था। पर इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि इसके साथ इसका जुड़वा स्पेसक्राफ्ट मार्स 2 भी 9 दिन पहले अंतरिक्ष के लिए उड़ान भर चुका था। दोस्तों मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूंगा कि सोवियत मार्स प्रोग्राम करीबन 13 साल चला, 1960 से लेकर 1973 तक। और इसका मेन मकसद मार्स के एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वहां की विंड वेलोसिटी, वहां की मिट्टी का केमिकल कॉम्पोजिशन, वहां का तापमान इत्यादि जानना था। या शॉर्ट में कहूं तो साइंटिस्ट्स को इस बात की जानकारी चाहिए थी कि क्या मार्स पर जीवन मुमकिन है या नहीं। दोस्तों मार्स 2 और मार्स 3 को प्रोटॉन के रॉकेट्स के द्वारा लॉन्च किया गया था और दोनों में एक ऑर्बिटर और एक लैंडर था। मार्स 3 लैंडर वो पहला स्पेसक्राफ्ट बना जिसने मार्स पर सॉफ्ट लैंडिंग की, क्योंकि दुर्भाग्यवश मार्स 2 लैंडिंग करते वक्त क्रैश हो गया था। जी हाँ दोस्तों, अब जब मार्स 3 ने सक्सेसफुल लैंडिंग कर ली थी तो उसकी वर्चुअल आंखें और रोबोटिक हाथ मार्स के पिक्चर्स और सैंपल लेने में जुट गए। पर अनफॉर्चुनेटली ये क्रम सिर्फ 14.5 सेकंड्स तक ही चल पाया, क्योंकि इन 14.5 सेकंड्स के बाद पृथ्वी पर साइंटिस्ट्स को मार्स 3 से सिग्नल आने ही बंद हो गए। दोस्तों साइंटिस्ट्स का मानना है और मार्स 3 की भेजी हुई तस्वीर से भी ऐसा लगता है कि उस वक्त शायद एक बड़ी धूल भरी आंधी वहां मार्स पर आ गई थी, जिसके कारण मार्स 3 में तकनीकी खराबी आ गई। तो दोस्तों इस धूल भरी आंधी के कारण मार्स 3 जाते जाते भी अपने ट्विन मार्स 2 के साथ मिलकर कुछ खास तस्वीरें पृथ्वी पर नहीं भेज पाया। जो तस्वीरें मिली वो उस धूल भरी आंधी की थी, न कि मार्स के जमीन या मिट्टी की। पर हाँ, कुछ बातें साइंटिस्ट्स को वहां के बारे में पता चली, जैसे कि मार्स पर करीबन 22 किलोमीटर तक ऊंचे पहाड़ हैं, उसके अपर एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है और वहां पर हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के मुकाबले वाटर वेपर कॉन्सेंट्रेशन 5000 गुना कम है। और अब मैं जो आपको बताना चाहता हूं वो तो सबसे इंटरेस्टिंग है। अप्रैल 2013 में रशिया के कुछ यंग अंतरिक्ष में रुचि रखने वाले लोगों ने नासा के मिशन मार्स रिकॉग्निशंस के द्वारा ली गई मार्स की कुछ पुरानी तस्वीरों में एक सोवियत स्पेसक्राफ्ट के अवशेष को देखा है। उनका मानना है कि वो अवशेष मार्स 3 लैंडर, उसके पैराशूट और बाकी हार्डवेयर के हैं। साथियों अगर आगे की स्टडीज से ये बात साबित हो गई कि वो अवशेष मार्स 3 के हैं तो साइंटिस्ट्स के लिए उन रहस्यों से पर्दे शायद हट जाएंगे कि मार्स 3 मिशन ने आखिर दम क्यों तोड़ा था। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद आपका ये दोस्त आपको इन सितारों की दुनिया से वापस ले आएगा, पर नहीं, ऐसी गुस्ताखी मैं कैसे कर सकता हूँ। साथियों जिस अगले शख्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में महारत हासिल करके सितारों जैसा ऊंचा मकाम बनाया। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आज ही के दिन 1921 में नासिक महाराष्ट्र में जन्मे पंडित दत्तात्रेय विष्णु पुलस्कर की, जो मशहूर हिंदुस्तानी संगीतकार विष्णु दिगंबर पुलस्कर के बेटे थे।
बचपन से ही पंडित दत्तात्रेय को एक बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी माइंड का लड़का माना जाता था, पर मात्र 10 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। उसके बाद शास्त्रीय संगीत की शिक्षा उन्हें पंडित विनायक राव पटवर्धन और पंडित नारायण राव व्यास ने दी। आगे चलकर पंडित चिंतामन राव और पंडित मिराशी बुआ ने भी उन्हें प्रशिक्षण दिया। दोस्तों, पंडित दत्तात्रेय की काबिलियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अपना पहला परफॉर्मेंस 14 साल की उम्र में ही पंजाब में हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन में दिया था। वैसे हम आपको ये बता दें कि सुरों के इस महारथी को सुर और संगीत विरासत में मिली। उनके पिता जाने माने संगीत विद्यालय गंधर्व महाविद्यालय की शुरुआत करने वालों में से एक थे और ग्वालियर घराने से जुड़े हुए थे। लेकिन दत्तात्रेय अपने पिता के महाविद्यालय या घराने से हटकर दूसरे संगीत घरानों और शैलियों की सुंदर विशेषताओं को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। सच में दोस्तों, सीखने की कोई सीमा, कोई उम्र और शायद कोई घराना नहीं होता। आपको ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है, बस आपके मन में उसे पाने की लगन होनी चाहिए। साथियों, आइए सुनते हैं पंडित दत्तात्रेय की मधुर और सुरीली आवाज, जिनकी मात्र आलाप से ही साफ पता चल जाता था कि वो कौन सा राग गा रहे हैं। आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड और हम बात कर रहे हैं पंडित दत्तात्रेय की। भाई, पंडित दत्तात्रेय को शास्त्रीय संगीत के साथ साथ भजन गाने में भी महारत हासिल थी। और तो और क्लासिक फिल्म बैजू बावरा में तो उन्होंने उस्ताद आमिर खान के साथ एक ना भूलने वाली जुगलबंदी भी की। आइए आपको भी इसे सुनवाते हैं। जल में आग लगा दे, जल में आग लगा दे, आज गावत मन में रोज के, आज गावत मन, आज गावत मन, आज गावत मन। संगीत का खजाना रखने वाले इस महान गायक पंडित दत्तात्रेय विष्णु पुलस्कर का संगीत का सफर बहुत छोटा था। वो मात्र 34 वर्ष के थे जब 26 अक्टूबर 1955 को एन्सेफेलाइटिस के कारण उनकी मृत्यु हो गई। बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की टीम की तरफ से सुरों के इस जादूगर को सलाम। आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड। अब शो को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उस इंसान की जिसने भारत की आजादी में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी और जिनका जन्म भी नासिक में हुआ था और जो कहते थे, मातृभूमि तेरे चरणों में पहले ही मैं अपना मन अर्पित कर चुका हूँ। देश सेवा में ईश्वर सेवा है, ये मानकर मैंने तेरी सेवा के माध्यम से भगवान की सेवा की। और दोस्तों, अगर आप अब भी नहीं समझे तो मैं आपको एक बहुत बड़ा क्लू देता हूँ। दोस्तों, ये वो पहले कवि थे जिसने कलम कागज के बिना जेल की दीवारों पर पत्थर के टुकड़ों से कविताएं लिखी थीं। कहा जाता है उन्होंने अपनी लिखी 10,000 से भी अधिक पंक्तियों को प्राचीन वैदिक साधना की तरह वर्षों अपनी स्मृति में सुरक्षित रखा, जब तक वो किसी न किसी तरह देशवासियों तक नहीं पहुंच गईं। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ वीर सावरकर की, यानी विनायक दामोदर सावरकर की, जो आज ही के दिन नासिक के एक गांव भगूर में 1883 में इस दुनिया में आए थे। सावरकर कई प्रतिभाओं के धनी थे। वो एक क्रांतिकारी तो थे ही, साथ ही साथ महान कवि और महान इतिहासकार और वक्ता भी थे। उनके इन्हीं गुणों ने उन्हें बहुत महान लोगों की गिनती में बहुत ही ऊंचे पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया था। दोस्तों, सावरकर के पिता दामोदर पंत उनके गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में जाने जाते थे। जब सावरकर सिर्फ 9 साल के थे तभी उनकी मां राधाबाई की मौत हो गई थी। पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ने के बाद वो देश के बाहर चले गए कानून की शिक्षा पाने के लिए। पर इसी दौरान 1910 में एक हत्याकांड में सहयोग देने के कारण एक जहाज में उन्हें भारत रवाना कर दिया गया। और दोस्तों, यही वो समय था जब उन्हें एक विशेष न्यायालय द्वारा आजीवन काले पानी की दोहरी सजा मिली।
सावरकर 1911 से 1921 तक अंडमान जेल में रहे और यही वो वक्त था जब सावरकर ने देश प्रेम में खोकर जेल की दीवारों पर पत्थरों से कविताएं लिखी। दोस्तों, वीर सावरकर ने पुणे में अभिनव भारती नाम की एक ऐसे क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की जिसका मकसद जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करना था। आजादी की राह में काम करने के लिए मित्र मेला नाम से इन्होंने एक संगठन भी बनाया था। दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्षों में वीर सावरकर का नाम बेहद महत्वपूर्ण रहा है। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सावरकर भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के केंद्र लंदन में ब्रिटिश एम्पायर के ही विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन संगठित किया था। और तो और सावरकर भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1905 के बंग भंग के बाद सन 1906 में स्वदेशी का नारा देकर विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी और अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। पर यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता दोस्तों। सावरकर भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें अपने विचारों के कारण बैरिस्टर की डिग्री खोनी पड़ी थी। वे पहले भारतीय भी थे जिन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। दोस्तों, सावरकर की उपलब्धियों की कड़ी यहां समाप्त नहीं होती है। वो भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी लिखी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 द्वारा सन 1857 की लड़ाई को भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम बताते हुए लगभग 1000 पन्नों का इतिहास लिखा था। वो भारत के पहले और दुनिया के एकमात्र लेखक थे जिनके किताब को प्रकाशित होने के पहले ही ब्रिटिश और ब्रिटिश एम्पायर की सरकारों ने प्रतिबंधित कर दिया था। दोस्तों, इस महान देशभक्त और क्रांतिकारी सावरकर ने अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। मेरा आजीवन कारावास और अंडमान की प्रतिध्वनियां जैसे ग्रंथों की रचना करने वाले सावरकर का निधन 26 फरवरी 1966 में मुंबई में हुआ था। आइए हम सब मिलकर इस महान और दृढ़ विश्वास वाले क्रांतिकारी को आज उनके जन्मदिन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भाई, आजादी के मतवाले योद्धा के बाद अब एक बात कलाकार की भी हो जाए। अपने अभिनय के दम पर शोहरत तो कई कलाकारों को मिली होगी, मगर मैं जिस कलाकार और इंसान की बात आपके सामने रखने जा रहा हूं, या कह लीजिए कि जिस व्यक्ति के जीवन के सफर पर अब मैं आपको लेकर जा रहा हूं, वो सिर्फ एक कलाकार भर ही नहीं थे, बल्कि अपने चाहने वालों के लिए भगवान सरीखे थे। बहुत सारी फिल्मों में राम और कृष्ण की भूमिका को पर्दे पर जीने वाले एन.टी. रामा राव दक्षिण भारतीय फिल्मों के एक ऐसे कलाकार बनकर उभरे जिनके चाहने वाले उनकी पूजा करते थे। और शायद इसीलिए जब उन्होंने राजनीति का रुख किया तो हर तरफ से वो विजयी रहे और 3 बार वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। 28 मई 1923 को एक छोटे से गांव में जन्मे एन.टी. रामा राव को कहते हैं कि बचपन से ही गाने का शौक था और जवान होते होते उनकी भारी आवाज और लुभावनी होती चली गई। यही नहीं, पेंटिंग में काफी इंटरेस्ट रखने वाले एन.टी. रामा राव ने उन दिनों में राज्य स्तर के कई पेंटिंग कंपटीशन में सिर्फ हिस्सा ही नहीं लिया, बल्कि अपनी पेंटिंग से कई प्राइजेस तक जीते। 1948 में ग्रेजुएशन करने के बाद रामा राव मद्रास सर्विस कमीशन एग्जाम पास करके सब रजिस्ट्रार का कार्यभार संभाल चुके थे। मगर मन में शायद सिंगिंग और एक्टिंग की चाह रखने वाले एन.टी. रामा राव को सब रजिस्ट्रार की नौकरी में दिल नहीं लगा और नौकरी छोड़कर वो चल पड़े एक्टिंग और फिल्मों में अपनी किस्मत को आजमाने। और दोस्तों, आपको पता है, उन्हें बहुत इंतजार नहीं करना पड़ा। 1 साल के ही अंदर उन्हें 1949 में अभिनय करने का मौका मिल गया। फिल्म थी मनादेसम। इस फिल्म में उन्होंने एक सब इंस्पेक्टर की छोटी सी भूमिका निभाई थी। उसके बाद उन्हें जल्द ही एक बड़ा ऑफर मिल गया जब 1950 में पेल्लेतुरी पिल्ला यानी विलेज गर्ल में उन्हें अक्किनेनी नागेश्वरा राव के साथ अभिनय करने का मौका मिला। ये फिल्म जबरदस्त हिट हुई और एन.टी. रामा राव की फिल्मी गाड़ी ने स्पीड भी पकड़ ली। उस जमाने में 6 सिनेमा घरों पर इस फिल्म ने अपने पूरे 100 दिन पूरे किए। ये एक नए कलाकार के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं था। श्री रामा। मगर जिस फिल्म ने उन्हें सही मायने में स्टार बनाया वो फिल्म थी 1951 में बनी पथाला भैरवी।
इस फिल्म में उन्होंने एक राजकुमार की भूमिका निभाई थी और यहीं से एनटी रामाराव फिल्मों में एक ऐसे राजकुमार की तरह उभरे जो पर्दे पर अपनी हिम्मत और प्यार से नायिकाओं को लुभाते थे। एनटी रामाराव अपने युग के उन कलाकारों में थे जिनकी एक तरह से उनके चाहने वाले पूजा करते थे। 4 दशक से ज्यादा दक्षिण भारतीय फिल्मों में महानायक रहे एनटी रामाराव ने वही सफलता राजनीति में भी पाई जब उन्होंने 1982 में आंध्र प्रदेश के हालात को देखते हुए एक नई राजनीतिक पार्टी बना डाली। इस राजनीतिक पार्टी को बनाने के पीछे एनटी रामाराव की एक ही मंशा थी कि आंध्र प्रदेश के हालात सुधारे जाएं, जहां 1983 से पहले पिछले 5 सालों में 5 मुख्यमंत्री बदले जा चुके थे। 29 मई 1982 को एनटी रामाराव ने टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी की नींव रखी और इस पार्टी ने 1983 के राज्य चुनावों में भारी बहुमत से सरकार बनाई और एनटी रामाराव पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। इनकी पार्टी ने 294 सीटों में 199 सीटें जीतकर आंध्र प्रदेश की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ दिया। ये एक नए युग की शुरुआत थी। उसके बाद एनटी रामाराव 2 बार और राज्य के मुख्यमंत्री बने। तो दोस्तों, एक कलाकार के तौर पर जहां एनटी रामाराव ने तेलुगु फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए और लोगों की वाहवाही लूटी, वहीं 18 जनवरी 1996 को दुनिया को अलविदा कहने से पहले वो एक ऐसे राजनेता बनकर भी उभरे जिन्हें लोग आज भी इज्जत की निगाह से देखते हैं। आज एनटी रामाराव के जन्मदिन पर हम अपनी टीम बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि पेश करते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी कलाकार और एक राजनेता की जिंदगी के सफरनामे की दास्तान। और अब मैं सोच रहा हूं कि आपको किससे मिलवाऊं, किसके व्यक्तित्व और जिंदगी के पन्नों की कहानियां चुराऊं। रुकिए, मैं आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताता हूं जिन्होंने अपनी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत, लगन और हौसले से न सिर्फ अपनी परेशानियों पर जीत हासिल की बल्कि खेलों की दुनिया में अपना एक अलग मकाम बनाया। तो दोस्तों, किस्सा है एकतरीना गोरदेवा का, जिन्हें प्यार से लोग केटी बुलाया करते थे। वो ना ही क्रिकेट से हैं और ना ही फुटबॉल से और ना ही हमारे देश की साइना नेहवाल की तरह बैडमिंटन से ही। एकतरीना गोरदेवा एक ऐसे खेल से ताल्लुक रखती हैं जिनमें दिमाग और बॉडी का संतुलन अगर बिगड़ जाए तो समझ लीजिए कि आप जख्मी भी हो सकते हैं। अरे मैं कोई पहेलियां नहीं बुझा रहा भाई, सच्ची बात बता रहा हूँ भाई। एकतरीना गोरदेवा का ताल्लुक स्केटिंग से है। बर्फ की चादर पर स्केट पहनकर उन्होंने न सिर्फ कलाकारियां की बल्कि नृत्य से लोगों का मन भी मोह लिया। आज ही के दिन यानी मई 28, 1971 को एकतरीना का जन्म रूस में हुआ। बचपन से ही स्केटिंग की शौकीन एकतरीना ने 1988 और 1994 के ओलंपिक खेलों में न सिर्फ अपने देश का नाम रोशन किया बल्कि स्केटिंग के आकाश पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में भी लिख दिया। यही नहीं, उन्होंने अपने पति के साथ पेयर स्केटिंग में 4 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती। मगर नवंबर 20, 1995 को स्केटिंग करते हुए पति की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत के बाद उन्होंने पेयर स्केटिंग को अलविदा कह दिया। मगर हौसला न खोते हुए सिंगल स्केटिंग कंपटीशन में वो हिस्सा लेती रहीं। मगर देखिए ना, मैंने अभी तक आपको उनके बचपन या यूं कह लीजिए कि शुरुआती जिंदगी के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। ये हमेशा से एक इंटरेस्टिंग पार्ट रहा है हमारे इस प्रोग्राम का। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि एकतरीना ने सिर्फ 4 साल की उम्र से ही स्केटिंग शुरू कर दी थी और ये तब शुरू हुआ जब उन्हें चिल्ड्रन एंड यूथ स्पोर्ट्स स्कूल में डाल दिया गया। वहीं से उनके स्केटिंग के सफर का आगाज हुआ। एक खास बात बताना चाहता हूं कि वो जब सिर्फ 10 साल की थीं तब उनके कोच ने उन्हें 14 साल के सर्गेई ग्रिंकोव के साथ स्केटिंग पार्टनर बना दिया। एकतरीना और सर्गेई ग्रिंकोव की जोड़ी आखिरकार 1985 में रंग लाई जब उन्होंने कोलोराडो में हुई वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में जीत को हासिल किया और अगले ही साल वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर दोनों ने अपना नाम उन चंद जोड़ियों में लिख दिया जिन्होंने उनसे पहले ये कारनामा अंजाम दिया था। यही नहीं, 1987 में उन्होंने अपने टाइटल का बखूबी बचाव किया और एक बार फिर से वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। फिर 1988 में विंटर ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल जीतकर स्केटिंग की किताबों में उन्होंने एक नया पन्ना ही जोड़ दिया। इन दोनों की सफलता का सफर स्केटिंग के मैदान पर यूं ही जारी रहा, मगर 1995 में
अपने पार्टनर और पति सर्गेई ग्रिंकोव की मौत के बाद एकतरीना ज्यादातर एकल मुकाबलों में ही नजर आई। दोस्तों, आज एकतरीना गोर्दीवा के जन्मदिन पर हम उन्हें मुबारकबाद देना चाहते हैं और सलाम करते हैं उनके हौसले और साहस को। दोस्तों और मेरे चाहने वालों, क्यों ना अब किसी ऐसे शख्स की बात की जाए जो एंटरटेनिंग भी हो और एजुकेटिव भी। इसलिए मैं एक ऐसे नॉवेलिस्ट को आपके सामने लेकर आया हूं जिनकी नॉवेल्स ने 007 यानी जेम्स बॉन्ड को जन्म दिया। और दोस्तों, इस म्यूजिक को सुनकर आपको थ्रिल का एहसास हुआ? अरे ये म्यूजिक जेम्स बॉन्ड की फिल्मों का एक तरह से यूएसपी है कि नहीं? आप कहीं भी आते जाते अगर इस म्यूजिक को सुन लेंगे तो मुझे मालूम है आपको फौरन पता चल जाएगा कि कहीं जेम्स बॉन्ड की कोई फिल्म चल रही है ना? लेकिन जिस व्यक्ति ने जेम्स बॉन्ड के कैरेक्टर को अपनी कहानियों में गढ़ा, क्या आप नहीं चाहेंगे उनके बारे में जानना? मैं तो पहले बहुत क्यूरियस रहता था जब तक मैंने इयान लैनकास्टर फ्लेमिंग के बारे में जान नहीं लिया। ओह, मैंने तो नाम भी बता दिया। पहले मैंने सोचा था कि थोड़ी देर और नाम को आपसे सीक्रेट रखूंगा। खैर कोई बात नहीं। 28 मई 1908 को जन्मे इयान लैनकास्टर फ्लेमिंग अंग्रेजी में कहानियां लिखने से पहले एक पत्रकार थे जिन्होंने ब्रिटिश सेना में नेवल इंटेलिजेंस ऑफिसर के पद पर काफी वक्त तक काम किया और यहीं से शायद उनके मन में स्पाई स्टोरीज का ख्याल आया। मैंने ऐसा क्यों कहा जानते हैं? क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वो ब्रिटिश नेवल सेना के ऑपरेशन गोल्डन आई में इन्वॉल्व थे। गोल्डन आई आगे चलकर उनकी बॉन्ड सीरीज नॉवेल्स का हिस्सा भी बनी, लेकिन जो पहली बॉन्ड नॉवेल उन्होंने लिखी वो थी 1952 की कैसीनो रॉयल। The name's Bond. James Bond. ये इतनी सफल हुई कि उनकी नॉवेल की कॉपियां मिलना भी मुश्किल हो गया। इससे प्रेरित होकर फ्लेमिंग ने 11 बॉन्ड नॉवेल्स लिख डाली और साथ ही साथ 2 शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन भी पब्लिश किए। 1964 में इयान लैनकास्टर फ्लेमिंग के मरने के बाद उनकी 2 और बॉन्ड नॉवेल्स पब्लिश हुई और इस लेखक की नॉवेल्स की शोहरत का ही नतीजा था कि आगे चलकर हॉलीवुड ने उनकी सभी बॉन्ड नॉवेल्स पर फिल्में बना डाली और आज भी जेम्स बॉन्ड मूवी सीरीज अपने आप में एक अलग आकर्षण है। उनकी इसी कामयाबी को देखते हुए 2008 में दुनिया की एक जानी मानी मैगजीन ने फ्लेमिंग को द 50 ग्रेटेस्ट ब्रिटिश राइटर्स सिंस 1945 की लिस्ट में 14वां स्थान दिया। मैं तो बॉन्ड मूवीज का फैन हूं और मुझे पूरा यकीन है कि आप में से बहुत सारे लोग जेम्स बॉन्ड मूवीज देखना नहीं भूलते होंगे। तो दोस्तों, चलिए आज इयान लैनकास्टर फ्लेमिंग के जन्मदिन पर हम इस महान लेखक को श्रद्धांजलि दें। दोस्तों, अब समय आ गया है कि मैं आपसे अलविदा कह दूं। फिलहाल मुझे यानी संदीप भट्ट को दीजिए इजाजत। गुड बाय, नमस्कार। मैं बनना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,